हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 6 5 वीडियोस मैं इसकी डाल चुकी हूँ। वर्किंग ऑफ हार्ट मतलब ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक के लिए ये तो एक कॉमन है, मतलब एक तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की हमारी एक्टिविटी, मतलब हार्ट की किस तरीके से है, नॉर्मल एक्टिविटी है या कभी डिजीज़्ड कंडीशन है, तो उसके लिए ईसीजी कराया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। क्योंकि जो आर्टरीज़ हैं वो डीप में हैं, मतलब आर्टरीज़ हमारा जो सरफेस पर होती हैं वो वेन्स होती हैं, आर्टरीज़ डीप पर हैं, पर कुछ आर्टरीज़ ऐसी हैं जो ऊपर हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ से पल्स को नोट कर रहे हैं, रिस्ट की आर्टरी है, रेडियल आर्टरी, हम इससे पल्स को नोट कर रहे हैं, तो हार्ट की एक्टिविटी को कैसे पता चले? हर बार ये थोड़ी है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हार्ट की एक्टिविटी हमारी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसकी जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो है मतलब मशीन जो यूज़ होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और वैसे नॉर्मल होता है ईसीजी। ईसीजी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ ए ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स। दोबारा से देखो, इट इज़ ए ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। ये थोड़ा सा मैं इसमें बोर्ड पे इसलिए लिख देती हूँ, मैं बोल के भी तुम लोगों को पढ़ाऊँ, पर वो इसलिए लिख देती हूँ कि कुछ अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो वो नोट कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द चेंजेस इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन जो होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक साइंटिस्ट हैं एंथोवेन 1903 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इनको बोला जाता है, एंथोवेन को, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। ए नॉर्मल ईसीजी कंपोज्ड ऑफ पी वेव, क्यूआरएक्स वेव जो कि क्यूआरएस वेव जो कि कॉम्प्लेक्स है, और टी वेव। इसको हम इन्हीं मतलब जो इंग्लिश लेटर है इन्हीं से ही हम इसको डिनोट करेंगे। ये नहीं है कि तुम कर दो ABCD हम ये कर दें, नो, केवल यही जो डिनोशन है वो ही करना है हमें, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स वेव एंड टी वेव। तो नॉर्मल ईसीजी जो आता है, नॉर्मल हार्ट बीटिंग हमारी हो रही है, तो एक नॉर्मल ईसीजी पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। ये सामने तुम्हारे एबनॉर्मल ईसीजी मैंने एक और बनाया हुआ है, पर ये जो है एक स्टैंडर्ड ईसीजी है। थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी देखो, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा डाला हुआ है कि एम्स एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए, या फिर थोड़ा सा PGT TGT कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए थोड़ा मैं एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। पर यहाँ एनसीईआरटी में सब बच्चे देखो, पेज नंबर है 285। ए पेशेंट इज़ हुक्ड अप to monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound pip 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 pee as the patient goes into cardiac arrest। और जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये मैं एक वीडियो में डालूंगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। ठीक है। This type of machine electrocardiograph is used to obtain an electrocardiogram ECG। यहाँ डेफिनेशन भी देखो, ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle। To obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads, 1 to each wrist, मतलब दो जो लीड होंगी हमारी दोनों रिस्ट पर होंगी, एंड टू द लेफ्ट एंकल, एक एंकल पर होगी, लेफ्ट एंकल, दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग द हार्ट एक्टिविटी फॉर ए डिटेल इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन। मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट ए स्टैंडर्ड ECG। अब स्टैंडर्ड ECG मैंने अभी बताया था PQRST। पी वेव जो रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करेगी, पी वेव जो रिप्रेजेंट करेगी, ये अगर मान लिया सिंपल मैं बिल्कुल ये हार्ट का बनाती हूँ, दोनों ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, पी वेव ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है। PQ जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब ऐसे नोड से पहले ऑरिकल में आई थी,
फिर एवी नोड, तो एवी नोड से वेंट्रिकल की वॉल में जो स्प्रेड होती है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इतना ये टाइम पीरियड है पी क्यू, ठीक है। क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है, वेव का कॉम्प्लेक्स है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव जो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मतलब ये वेंट्रिकुलर मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और टी वेव जो है ये रीपोलराइजेशन की फिर से अपनी रिलैक्स कंडीशन में आ जाए, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें जैसे दूसरा बनाना होता है सेकंड टाइम का, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉज, जो कि 0.4 सेकंड का होता है, ठीक है। ये 0.4 सेकंड का पॉज है जिस समय पूरा हार्ट के दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है, जिसको बोलते हैं कि ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकल टोटल डायस्टोल कंडीशन, वो पॉज होती है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल ईसीजी के बारे में, एक स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में मैंने बताया है। अब थोड़ा सा कि एबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं, एबनॉर्मलिटीज़ इन ईसीजी। एबनॉर्मलिटीज़ क्या होंगी, अब जैसे मान लिया ये पी वेव है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लार्ज पी वेव इंडिकेट्स एनलार्जमेंट ऑफ एन एट्रियम, enlargement of an atrium occur in mitral stenosis. This mitral valve, मतलब in this mitral valve narrows blood back to the left atrium. mitral stenosis क्या होता है, जब मैंने हार्ट का डायग्राम में पूरा का पूरा मतलब हार्ट का ये समझा रखा है तुम लोगों को, ये हार्ट का, तो यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं ये बाइकस्पिड वाल्व, और बाइकस्पिड वाल्व को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। अगर इस मिट्रल वाल्व ये नॉर्मल से नैरो हो जाएं तो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा, बल्कि इससे बैकअप होगा, ये उल्टा जाता रहेगा। तो इसको बोला जाता है मिट्रल स्टेनोसिस। इस केस में जो पी वेव होगी, जो पी वेव होगी वो एनलार्ज हो जाएगी। ये तो अगर ईसीजी करते हैं और डॉक्टर ने ईसीजी किया तो ये अगर पी वेव एनलार्ज आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑरिकल्स में जो मिट्रल वाल्व में ये प्रॉब्लम है, और बाइकस्पिड वाल्व में ज़्यादा प्रॉब्लम हो भी जाती है। क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पूरा का पूरा जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरोटिकोसिस्टमिक एओर्टा के थ्रू डिफरेंट आर्टरीज में होकर पूरी बॉडी में जाता है। तो इसमें जितना प्रेशर लगेगा वही हमारा मतलब एक तरीके से ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं अपनी बॉडी को हम बहुत ज़्यादा मोटा कर लें, ज़रूरत से ज़्यादा हैवी कर लें तो हार्ट पर उतना ही लोड बढ़ता है। सेकेंड वेव है एन एनलार्ज क्यू वेव। अगर ये क्यू वेव नॉर्मल से, जैसे नॉर्मल एक छोटी सी होती है ये, और नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गई है, मे इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब हार्ट अटैक, ठीक है। तो एनलार्ज क्यू वेव, तो इस केस में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में चाहे तो वो कोरोनरी आर्टरी में किसी तरीके से जो प्लेक बन जाता है, वो कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बन गया, हार्ट की मसल्स को जब ब्लड पहुंचता है तो पूरा का पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाया, आर्टरीज जो है बस्ट हो जाती हैं, तो उसको बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। नेक्स्ट है द एनलार्ज्ड आर वेव। आर वेव जो नॉर्मल मैंने यहाँ बनाई हुई है ये, तो ज़रूरत से ज़्यादा ये एनलार्ज हो गई है, बहुत पतली सी, ज़रूरत से ज़्यादा एनलार्ज हो गई है। जनरली इंडिकेट्स एनलार्ज वेंट्रिकल, कि ये वेंट्रिकल का साइज जो होता है ये नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट फैल गया है, हार्ट एनलार्ज हो गया है। कई केसेस में ऑरिकल एनलार्ज हो जाते हैं, कई केसेस में वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाते हैं। अब जैसे ब्लड प्रेशर का है, अगर हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है कि 140 और 80 है, सॉरी 120 और 80 है, तो अगर 120 से बढ़ के वो 140 हो जाएगा तो ये हायर लिमिट में आ गया, और 80 से बढ़ के ये 90 हो गया, 95 हो गया। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि जो अपर लिमिट वाला है ये वाला बढ़ रहा है, ठीक है, हमें उसको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि हमें सांस फूलने की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, पर ये वाला जो है एक साइलेंट किलर है, इसका इतना पता नहीं चलता, मतलब इतना हम लोगों को महसूस नहीं होता, या जो थोड़ा बहुत होता है तो हम देखते ही नहीं है। तो इसकी वजह से कई बार हार्ट एनलार्ज होने लगता है,
और जब ज़रूरत से ज़्यादा हार्ट एनलार्ज होगा तो जरा भी अगर हम कोई लोड करते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो एकदम बहुत तेज़ी से सांस फूलने लगता है। उस केस में डॉक्टर यही बताते हैं, मतलब जो हार्ट बीट रेट है वो तेज़ आने लगती है, तेज़ हो जाती है, तो डॉक्टर कई बार यही कहते हैं कि उसके लिए लिक्विड जो होता है, जो भी हम मतलब लिक्विड चीज़ें लेते हैं, उसमें पानी भी, दूध भी, चाय भी, सब्जियों का पानी भी, सब चीज़ उसमें इंक्लूड है, उसका जो अमाउंट है वो लिमिट कर देते हैं। कई बार ये कहते हैं कि पूरे दिन में 1 लीटर ही पानी पीना है। पानी से मतलब हर चीज़ है, चाहे वो चाय है, दूध है, सब्जियों का पानी है, कुछ भी है, सबसे सिंपल पानी भी, सब चीज़ों से। तो इस केस में क्या होता है कि द एनलार्ज्ड वेव जनरली इंडिकेट्स एनलार्ज वेंट्रिकल, ठीक है। लास्ट में द टी वेव इज फ्लैटर देन नॉर्मल, जो अगर ये नॉर्मल जैसे ये है यहाँ पर आएगी और ये इस तरीके से आके ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए इस तरीके से, ये तो जब फ्लैटर हो जाती है व्हेन हार्ट मसल आर रिसीविंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, हार्ट की मसल्स को, चाहे वो निमोनिया का केस हो, कई बार निमोनिया का केस होता है, वही लंग्स में ही जब पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो हार्ट तक कैसे जाएगी, तो इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जा रही है, तब इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। इस केस में भी एकदम कई बार होता है अटैक नहीं होगा, इस केस में हार्ट स्टॉप। 3 कंडीशन होती हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट स्टॉप। तो ये जो इस केस में स्टॉप हो जाता है, जैसे शुगर के केस में होता है कि अगर शुगर का अमाउंट बिल्कुल अपना लीस्ट पे, मतलब बहुत कम, जो मिनिमम पॉइंट है 43 mg/100 ml ब्लड रह जाता है, तो उस केस में एकदम हार्ट की वर्किंग, क्योंकि हार्ट को ग्लूकोज नहीं मिल रहा मसल्स को, तो इसलिए हार्ट की वर्किंग एकदम सडन स्टॉप हो जाती है। कई बार इस केस में ये भी आता है जो टी वेव है फ्लैटर ना होकर ये एलिवेटेड हो जाती है, मतलब इस तरीके से। तो ये भी पेशेंट मतलब मेरी नज़र में आए हुए हैं काफ़ी। तो इस केस में क्या होता है कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ जाती है तब भी ईसीजी के इस वेव पर प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं हाइपरकैलकीमिया। हाइपरकैलकीमिया मतलब ये कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती है। तो डॉक्टर जो हैं उन लोगों को हर चीज़ खाने के लिए मना करते हैं जिनमें पोटेशियम होगा। सारी सब्जियां देखनी पड़ती हैं, मान लिया हम बंद गोभी भी ले रहे हैं, फूल गोभी भी ले रहे हैं, शलजम भी ले रहे हैं, और चीज़ें भी ले रहे हैं, पहले सबको देखना पड़ता है इसमें पोटेशियम तो नहीं है, तो हर चीज़ मोस्टली उनको खाने की मनाही हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा नॉर्मल ईसीजी तो है ही जो कि 11th क्लास के लिए हैं, बाकी अदर कंपटीशन के लिए एम्स में सारे क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए मैंने ईसीजी की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो भी इस वीडियो में डाली हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।